गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ अभिषेक कुमार मिश्रा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से फिलामेंट्स होते हैं और कैसे ये एक्टिव होते हैं, कैसे ये वर्क करते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट क्या करेंगे कि सबसे पहले एक मायोफिब्रिल्स बनाएंगे, ठीक है, मायोफिब्रिल्स बनाएंगे। इसे जो है हम थिक फिलामेंट्स बोलते हैं। इसे क्या बोला जाता है? थिक फिलामेंट्स बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं? थिक फिलामेंट बोलते हैं। थिक फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो Z वाले हैं हमारे थिक फिलामेंट्स है, ठीक है। और इसे हम थिन फिलामेंट बोलते हैं। थिन फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। और स्पेस बिटवीन टू, ये हमारा क्या है? Z लाइन है। Z लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Z लाइन है। ये हमारा क्या है? Z लाइन है। और स्पेस बिटवीन टू Z लाइन्स कॉल्ड सार्कोमियर। इसे सार्कोमियर बोला जाता है। स्पेस बिटवीन टू Z लाइन्स एक फंक्शनल देखा जाए तो ये जो सार्कोमियर होता है ये फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का कौन? सार्कोमियर। इसे हम थिक फिलामेंट बोलते हैं। थिक फिलामेंट जो होता है वह मायोसिन प्रोटीन का बना होता है। किसका? मायोसिन प्रोटीन का बना होता है। और वहीं पे जो हमारा थिन फिलामेंट है ये एक्टिन प्रोटीन का बना होता है। क्या? तो जो हमारा थिक फिलामेंट होता है वह किसका बना होता है? थिक फिलामेंट जो होता है वो हमारा मायोसिन प्रोटीन का बना होता है। थिन फिलामेंट जो होता है वह किसका बना होता है? एक्टिन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। और स्पेस बिटवीन टू Z लाइन्स क्या बोलते हैं? सार्कोमियर बोला जाता है। जहां पे जिस स्पेस पे हमें क्या देखने को नहीं मिलता? जिस स्पेस पे हमें थिन फिलामेंट्स देखने को नहीं मिलते हैं, मायोसिन के ऊपर ओवरलैपिंग नहीं करते हैं। थिन फिलामेंट्स किसके ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं? मायोसिन पे, थिक फिलामेंट्स पे। तो थिन फिलामेंट्स जिस स्पेस पे नहीं करते, यहां से देखिए, यहां से लेके
ये वाला जो पोजीशन है यहां तक को हम क्या बोलते हैं, एच जोन, हैंसेन जोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एच जोन, हैंसेन जोन। ठीक है, हैंसेन जोन कहा जाता है। ठीक है, बिटवीन द एच जोन, एच जोन के बीच से एक लाइन पास होती है मिडिल, जिसको एम लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एम लाइन कहा जाता है। ठीक है, अब ये समझ आया एम लाइन क्या है, एच जोन क्या है। एच जोन किसे बोलते हैं, जहां पे ओवरलैपिंग ना हो। किसके ऊपर ओवरलैपिंग ना हो, थिक फिलामेंट्स के ऊपर। अगर थिक फिलामेंट्स के ऊपर जो पोर्शन है जिसपे ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, एच जोन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद से एच जोन के मिडिल में, एच जोन के मिडिल में जो होता है एक एम लाइन पास होती है। दो सार्कोमियर के स्पेस, जो दो जेड लाइन से इनके स्पेस को क्या बोलते हैं, सार्कोमियर बोलते हैं। यही जो स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है। ठीक है, थिक फिलामेंट्स जो होते हैं मायोसिन के बने हुए होते हैं, और जो थिन फिलामेंट्स होते हैं वो एक्टिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ठीक है, उसके बाद से थिक फिलामेंट्स यहां पे कुछ पॉइंट्स अब लिखनी है। थिक फिलामेंट्स एक और नाम दिया जाता है ए बैंड, आई बैंड। ठीक है, अब ये ए बैंड आई बैंड क्या होते हैं, ए बैंड को हम जो नाम देते हैं वो देखते हैं डार्क बैंड, और इसे बोला जाता है लाइट बैंड। क्या बोला जाता है, डार्क बैंड एंड लाइट बैंड। इसे हमें थोड़ा रब करना पड़ेगा स्पेस की कमी की वजह से। ठीक है, ए बैंड को क्या कहा जाता है, डार्क बैंड कहा जाता है। आई बैंड को क्या बोला जाता है, लाइट बैंड कहा जाता है। इसे हम अभी समझाएंगे। ए बैंड का जो नाम है, ए बैंड को किस नाम से जाना जाता है, एनआइसोट्रोपिन, एनआइसोट्रोपिन एंड आइसोट्रोपिन, आइसोट्रोपिन। ठीक है, अब ए बैंड देखिए क्या होता है। ए बैंड सबसे पहले हम पढ़ते हैं। ए बैंड जो होता है स्पेस कहां से कहां तक होता है, जो मायोसिन वाला रीजन है, मायोसिन से एंड ऑफ मायोसिन तक का रीजन को लेके ए बैंड बोलते हैं। तो ए बैंड होता है थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है। ए बैंड कितने भाग में डिवाइड होता है, 3 पार्ट्स। ठीक है, एक वो पार्ट जिसपे मायोसिन जो है, मायोसिन जो एक्टिन, जो थिन फिलामेंट है, ये ओवरलैप कर रही है किस पे, मायोसिन पे। देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो है ऊपर से ही देखा जाए तो क्या है, यहां पे ओवरलैपिंग देखने को मिल रही है। तो ए बैंड मतलब ये ओवन हो गया, ओवन ओवरलैपिंग देखने को मिलती है। ये वाला पोर्शन जहां पे ओवरलैपिंग देखने को हमें नहीं मिल रही है, किसकी, थिन फिलामेंट्स की, थिक फिलामेंट्स के ऊपर, उस पोर्शन को क्या बोलेंगे, ये वाला जो रीजन है, जो ये ब्लू कलर का आ रहा है, यहां से लेके यहां तक का जो रीजन है। ठीक है, O2, इसे O2 नाम दे देते हैं। ठीक है, और एक यही पोर्शन एक और है जहां पे ओवरलैपिंग हमें देखने को मिल रही है, तो ये O3। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट, जो इसको हम देखते हैं तो इसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक में तो क्या होता है, O1, O2 एंड O3 थिन फिलामेंट्स।
thin filaments overlap overlapped over thick filaments. नो ओवरलैपिंग, O2 में क्या है, नो ओवरलैपिंग, नो ओवरलैपिंग। और इसमें क्या देखने को मिला, थिन फिलामेंट्स, फिर से वही थिन फिलामेंट्स ओवरलैप ओवर थिक फिलामेंट। ठीक है, तो यही देखने को मिला, क्या देखने को मिला कि जो फिलामेंट्स है, थिन फिलामेंट्स है, यहाँ पे ओवरलैपिंग देखने को मिली है, किसकी, थिन फिलामेंट्स की थिक फिलामेंट्स के ऊपर। यहाँ पे भी थिन फिलामेंट्स की थिक फिलामेंट्स के ऊपर ओवरलैपिंग देखने को मिली है, लेकिन जो बीच वाला पोर्शन है मायोसिन का जो थिक फिलामेंट्स है उस पे ओवरलैपिंग देखने को नहीं मिलती है। इस वजह से इसको डार्क बैंड कहा जाता है, क्योंकि इसमें फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो चेंज होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या देखने को मिलता है कि चेंजिंग होती है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है, इनका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वह चेंज होता है अलग अलग जगहों पे। यहाँ पे जैसे चेंज हुआ, फिर यहाँ पे लाइट हुआ, फिर ये हुआ, इस वजह से ये डार्क बैंड का फॉर्मेशन कर देते हैं। वहीं पे एनआइसोटॉपिक एरिया जो होता है वह कौन सा एरिया होता है, यहां से लेके जहां पे मायोसिन की एंड है, मायोसिन से जहां पे ओवरलैपिंग नहीं है वहां से लेके जहां तक ओवरलैपिंग नहीं है, इसको बोलते हैं आई बैंड। इसको क्या बोलते हैं, आई बैंड। इसको क्या नाम दे दिया जाता है, आई बैंड। और इसको क्या नाम दे दिया जाता है, जो यहां से लेके ओवरलैपिंग देखने को मिल रही है यहां तक, इसको बोल दिया जाता है ए बैंड। तो ये लाइट कलर की दिखती है जब हम इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो, ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम क्या बन जाता है, आइसोटोपिन नो ओवरलैपिंग। इसमें क्या देखने को मिलता है, नो ओवरलैपिंग, ओनली थिन फिलामेंट्स प्रेजेंट। इस पे थिक फिलामेंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कौन से फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, थिन फिलामेंट्स। देखिए यहां से लेके यहां तक का जो पोर्शन है, ठीक है, इसके बीच में मिडिल ऑफ द जेड लाइन के बीच में आती है, जेड लाइन इसके बीच में आती है। तो जेड लाइन का जो मिडिल वाला पोर्शन होता है उसको वहां पे एम जो थिक फिलामेंट्स है वो देखने को नहीं मिलते हैं, वो नहीं पाए जाते हैं। इस वजह से यहाँ पे कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती है, और इसे हम क्या बोल देते हैं, आई बैंड बोलते हैं और ए बैंड बोलते हैं। तो ये था, यहां से हम शुरुआत किए थे। अब हम फिर से क्या पढ़ेंगे, जो मेन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स जो होती है, जैसे थिक फिलामेंट्स और थिन फिलामेंट्स, इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। उसके बाद से हम देखेंगे कैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन वर्क करते हैं। सबसे पहले हम थिक फिलामेंट्स देखेंगे। थिक फिलामेंट्स, तो स्ट्रक्चर बनाते हैं थिक फिलामेंट्स का। ठीक है, अब थिक फिलामेंट्स किसके बने होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर्स होते हैं, क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं।
जिसे मीरोमाइसिन कहा जाता है। मीरोमाइसिन की यूनिट होती है, ठीक है, कितनी यूनिट होती है? 6 पॉलीपेप्टाइड। सिक्स पॉलीपेप्टाइड होती है, जिसमें से 2 जो होती है हैवी होती है और 4 जो है लाइट होती है, ठीक है। ये जो 2 थी, ये 2 हैवी हो गई और लाइट जो होती है वह इसके हेड रीजन पे प्रेजेंट होती है। ये जो होती है 4 जो होती है वो लाइट पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं और 2 जो होती हैं वो हैवी पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद से इसके 2 रीजन होते हैं, यहां से लेके नेक तक का जो रीजन होता है उसको टेल रीजन बोलते हैं। क्या बोला जाता है? टेल बोला जाता है। और इसे एक और नाम दिया जाता है LMM, लाइट मीरोमाइसिन। पहले ही बताए थे मीरोमाइसिन की पॉलीपेप्टाइड्स होती है, पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है। लाइट मीरोमाइसिन कहा जाता है। और जो ये वाला रीजन होता है इसको HMM बोला जाता है, हैवी मीरोमायोसिन, ठीक है। हैवी मीरोमायोसिन का नाम दिया जाता है। यहां पे जो क्रॉस दिखता है इसे हम क्रॉस आर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉस आर्म। जहां पे दोनों जो होती हैं, जो दोनों टेल रीजन होती है एक्सटेंड करके आके और हेड रीजन पे एक दूसरे के साथ क्वाइल्ड हो जाती है, क्रॉस आर्म इस रीजन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हेड रीजन होती है। उसके बाद हम क्या देखते हैं? हेड रीजन के पास ही 2 प्रोटीन्स, 2 एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है। 2 एंजाइम्स पाए जाते हैं जिसे कहा क्या जाता है? एक तो ATP पाया जाता है, ठीक है। और दूसरे को बोला जाता है, ये क्या है? मायोसिन है। तो इसके पास कौन सी बाइंडिंग साइट होगी? एक्टिन बाइंडिंग साइट। क्या देखने को मिलेगा? एक्टिन बाइंडिंग साइट। तो थिक फिलामेंट समझ आया? थिक फिलामेंट्स में हमने क्या देखा? ये पॉलीमर्स होती हैं, ठीक है। किसकी पॉलीमर्स होती है? मीरोमाइसिन्स की पॉलीमर्स होती है। मीरोमाइसिन्स जो होता है 4 पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना होता है। इसमें से 2 जो होती है हैवी मीरोमाइसिन्स होती है, ये हैवी है, ठीक है। सॉरी, पानी पी लेते हैं। ठीक है, हैवी मीरोमाइसिन्स कहा जाता है और लाइट मीरोमाइसिन्स कहा जाता है, ठीक है। इसमें हम क्या देखते हैं? जो टेल वाला जो रीजन होता है उसको LMM लाइट मीरोमाइसिन कहा जाता है। वहीं पे जो क्रॉस आर्म बनती है इसको क्रॉस आर्म कहा जाता है, जहां पे दोनों हेड रीजन्स एक दूसरे के साथ क्वाइल्ड होती है और 2 हेड फॉर्मेशन होती है, ठीक है। उसको हैवी मीरोमाइसिन कहा जाता है। उसके बाद से हम क्या देखते हैं कि हेड रीजन पे 2 सब यूनिट्स पाई जाती हैं। एक को ATP बोला जाता है, ATP एंजाइम, ATP जो है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट पाया जाता है। ये ATP के पास ही, ये हेड रीजन में ही एटीपेज एंजाइम भी पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? एटीपेज एंजाइम, एटीपेज एंजाइम। ये एटीपेज एंजाइम ATP को ब्रेक डाउन करेगा, तभी जाके एक्टिन बाइंडिंग साइट जो होगा कैपेबल होगा किसके साइड बाइंड होने के लिए?
थिन फिलामेंट्स के साथ, ठीक है। यानी एक्टिन के साथ ये तभी बाइंड होगा जब यहां से एटीपी निकलेगा, एटीपी कन्वर्ट होगा किसमें, एटीपीज की प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा ये एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, आईपी में, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, इसमें कन्वर्ट होगा, तब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होगा। ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हमें यहीं पे याद करना है एटीपेज एंजाइम जो होता है ये हेड रीजन के पास ही पाया जाता है और यही ब्रेक डाउन करेगा एटीपी को, तब जाके एक्टिन जो है एक्टिन बाइंडिंग साइट फ्री होगा बाइंड करने के लिए। जब तक यहाँ पे एटीपी है तब तक इससे एक्टिन बाइंड नहीं हो सकता है। तो हमें मायोसिन के साथ क्या करना है, एटीपी को हटाना है, ठीक है। तो ये था थिक फिलामेंट का स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं थिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर। थिन फिलामेंट, अच्छा थिक फिलामेंट के बारे में कुछ पॉइंट्स थी। 300 मिरोमाइसिन्स coiled together each other to form myosin proteins. About 300 miomycins are coiled together with each other and form a myosin protein. मायोसिन प्रोटीन का जो एक थ्रेड जो फॉर्म हुआ था वो कम से कम 300 मायोसिन्स जो मियोमाइसिन्स जो है एक दूसरे के साथ जुड़ी थी। और ये जुड़ती कैसे हैं, ये ऐसे इनका फॉर्मेशन होता है, ऐसे फॉर्मेशन होता है और इसके पास क्या होती है, हेड रीजन जो होता है वह ऐसे देखता है, हेड रीजन जो है बाहर की तरफ निकला होता है, उभरा होता है, ठीक है, दोनों साइड से। ये हेड रीजन है। अब 300 तो एक साथ बना नहीं सकते तो इतना बना दिए कम से कम, ठीक है। ये हेड रीजन है और यही वाला जो पोर्शन है हेड रीजन जो है यह एक्टिन के साथ बाइंड करेगा। अभी हम देखेंगे कैसे बाइंड करेगा। और यही जो होता है सिर्फ हेड रीजन जो होता है मायोसिन के अंदर वह थोड़ा सा टिल्ट करेगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। पूरा जो मायोसिन जो होता है मायोसिन के अंदर कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। मेनली जो मूवमेंट देखने को मिलता है वो एक्टिन फिलामेंट के अंदर देखने को मिलता है। मायोसिन के अंदर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जो हेड रीजन जो होता है उसका एटीपी जब इससे निकलेगा तो ये कैसे होगा ये हम आगे स्ट्रक्चर में देखेंगे। लेकिन हमने यहाँ पे इतना बता दिया 300 जो मियोमाइसिन जो होते हैं एक साथ कॉइल करके और एक मायोसिन प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है, ठीक है, मायोसिन फिलामेंट का या प्रोटीन का, ठीक है, मायोसिन फिलामेंट होगा वैसे तो, ठीक है। मायोसिन फिलामेंट का फॉर्मेशन करती है और मायोसिन फिलामेंट से क्या हेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, जो हेड हमने बनाया था अभी वो हेड वाला स्ट्रक्चर बाहर की तरफ निकला होता है और यही हेड वाला रीजन जो होता है क्योंकि यहीं पे तो है एक्टिन बाइंडिंग साइट, तो एक्टिन के साथ यही तो बाइंडिंग करेगा, तो ये जो है बाइंड करेगा, अभी हम देखेंगे। अब हम देखते हैं थिन फिलामेंट्स। थिन फिलामेंट्स, अब थिन फिलामेंट्स जो होते हैं वह G18 के बने होते हैं, ग्लोबुलर, G फॉर क्या है, ग्लोबुलर, ग्लोबुलर एक्टिन के बने होते हैं। यह डबल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट होते हैं
पोलीमराइज्ड होते हैं, पोलीमराइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ Mg+2। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। Mg+2 के प्रेजेंस में पोलीमराइज्ड होते हैं, कौन होते हैं? जी एक्टिन्स। और फिर जी एक्टिन्स जो होते हैं ये डबल स्टैंडर्ड फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इसको एफ एक्टिन बोला जाता है, एफ फॉर फिलामेंटस, फिलामेंटस एक्टिन बोला जाता है। ठीक है, जी ग्लोबुलिन जो होता है वो पोलीमराइज्ड फॉर्म में कब कन्वर्ट होता है? जब Mg+2 इस पे वर्क करता है, पोलीमराइज करता है और डबल स्टैंडर्ड डीएस होता है, डबल स्टैंडर्ड फिलामेंटस एफ एक्टिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये एफ एक्टिन देख लिया हमने, अब इसके बारे में और पढ़ेंगे। इस एफ एक्टिन के पास, इस एफ एक्टिन, ये क्या है? एफ एक्टिन, ये क्या है? एफ एक्टिन है। एफ एक्टिन के पास क्या देखने को मिलता है हमें? मायोसिन बाइंडिंग साइट। क्या देखने को मिलता है? मायोसिन बाइंडिंग साइट। मायोसिन बाइंडिंग साइट देखने को मिलता है बच्चों। ठीक है, तो क्या देखने को मिलता है? मायोसिन बाइंडिंग साइट देखने को मिलता है। और इसके ऊपर एफ एक्टिन के ऊपर एक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, डबल स्टैंडर्ड होती है। ठीक है, ये डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जिसे ट्रोपोमायोसिन कहा जाता है। क्या देखने को मिलता है? ट्रोपोमायोसिन होती है, डबल स्टैंडर्ड होती है। क्या डबल स्टैंडर्ड ट्रोपोमायोसिन देखने को मिलता है। उसके बाद से इसके ऊपर हमें क्या देखने को मिलता है? ट्रोपोनिन। ये क्या है? अभी सिंगल बना रहा है, ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन जो होता है ये वर्क करता है एज अ क्लिप, इट वर्क एज क्लिप to hold tropomyosin over F actin। जब तक ट्रोपोनिन प्रेजेंट होगा, ट्रोपोनिन एक क्लिप की तरह काम करेगा। किसके ऊपर? ट्रोपोमायोसिन की तरफ। ट्रोपोमायोसिन रैप करके रखेगा किसको? एफ एक्टिन को। एफ एक्टिन के किस पार्ट को? तो मायोसिन बाइंडिंग साइट को। जब तक हम ट्रोपोमायोसिन को हटाएंगे नहीं यहां से, तब तक मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्टिव नहीं होंगे, उसे स्पेस नहीं मिलेगा। तो उसमें हमें क्या हटाना है? थिक फिलामेंट्स के अंदर, थिक फिलामेंट्स के अंदर हमें एटीपी को हटाना था। और यहां पे ट्रोपोनिन जो होता है वो 3 सब यूनिट्स का बना होता है, 3 सब यूनिट्स बने होते हैं। ठीक है, 3 सब यूनिट्स होते हैं। एक होता है कैल्शियम बाइंडिंग साइट, एक होता है इनहिबिटरी, मायोसिन इनहिबिटरी,
मायोसिन इनहिबिटरी साइट, और एक होता है ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट। ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट, ठीक है। फिर सब यूनिट्स होते हैं, ये क्या है पूरा का पूरा अगर देखा जाए तो ट्रोपोनिन, ये क्या है ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन है। और ट्रोपोनिन जो होता है वह 3 सब यूनिट्स का बना होता है। एक जो होता है उसमें से कैल्शियम बाइंडिंग साइट होता है, कैल्शियम से बाइंडिंग होगा और स्टार्ट यहीं से होगा, ठीक है। कैल्शियम बाइंडिंग साइट होगा, ठीक है, कैल्शियम होगा। एक होगा मायोसिन इनहिबिटरी साइट, मायोसिन को बाइंड होने से रोक रहा है क्योंकि मायोसिन बाइंडिंग साइट है, और इनहिबिटरी क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, उसे रोकने का काम कर रहा है, मायोसिन को बाइंड होने नहीं दे रहा है। और एक होता है कौन सा, ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट, जो कि ट्रोपोनिन जो है, ट्रोपोमायोसिन जो है ट्रोपोनिन से बाइंड होके क्लिप की तरह फॉर्म कर रहा है, इज वर्किंग एज अ क्लिप टू होल्ड ट्रोपोमायोसिन ओवर एफ एक्टिन। एफ एक्टिन के ऊपर ट्रोपोमायोसिन प्रेजेंट है, उसके ऊपर कौन प्रेजेंट है, ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन क्या करता है, क्लिप की तरह काम करता है, मायोसिन को सॉरी जो एक्टिन जो हमारा ट्रोपोमायोसिन है उससे बाइंड करके रखता है, और इसे जब तक ट्रोपोमायोसिन घिसेगा नहीं अपनी पोजीशन से तब तक मायोसिन बाइंडिंग साइट फ्री नहीं होगा, और जब तक वो फ्री नहीं होगा तब तक मायोसिन जो है बाइंड नहीं करेगा एक्टिन से, ठीक है। तो हमें इसमें क्या करना है, ट्रोपोमायोसिन को डिस्प्लेस करना है, अपने पोजीशन से उसे हटाना है, ठीक है। और उसके बाद से एक्टिन के अंदर उसमें एटीपी को बस हमें रिमूव करना है। अब देखिए यहाँ पे, अब ये हो गया थिन एंड थिक फिलामेंट्स। अब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। अब हम मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को फॉलो करते हैं। अब देखिए क्या हुआ, सेरिब्रम में हमारा, सेरिब्रम से नर्व इंपल्स आया, ठीक है। इंपल्स आया किसके जरिए, मोटर न्यूरॉन्स के जरिए, ये हम जानते हैं। मोटर के जरिए आता है, मोटर न्यूरॉन्स के जरिए आता है, ये हम जानते हैं। सेरिब्रम जो होता है वो कंट्रोल करता है कौन सी एक्टिविटीज को, वोलेंट्रिक एक्टिविटीज को। वोलेंट्री एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करता है, ठीक है, सेरिब्रम करता है। सेरिब्रम में कौन सा पार्ट करता है, तो हमने पढ़ा था सेंसरी रीजन्स जो होती है वो सेरिब्रम के अंदर कहाँ पे होती है, जैसे हमारे जो पीछे होता है जो सेरिब्रम का जो नाम पड़ा है वो वैसे तो जैसे जैसे बोन्स है उसके बेसिस पे पड़ा है। तो ऑक्सीपिटल वाले के पास हम देखते हैं कि क्या होता है, विजन के लिए होता है, ठीक है, और टेम्पोरल के पास नेजल के लिए, और ऑल्फैक्टरी का होता है, ठीक है, उसके बाद से हियरिंग का होता है, ठीक है, टेम्पोरल के पास, उसके बाद से फ्रंटल के पास हम देखते हैं टेम्परेचर या चोट लगने के पेन के लिए होता है जो फ्रंटल होता है, ठीक है, और जो पैराइटल रीजन होता है वो गैस्ट्रिक के लिए होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के लिए होता है, यह हम जानते हैं। सेंसरी के लिए हो गया। मोटर का पूरा कंट्रोल कौन करता है, तो मोटर न्यूरॉन्स, मोटर वोलेंट्रिक मसल्स का जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं। सेंसरी के लिए कौन से करते हैं, मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स। तो सेंसरी न्यूरॉन्स उसके लिए हेल्पफुल रहते हैं, और मोटर न्यूरॉन्स के लिए, मोटर न्यूरॉन्स का एक्टिविटी किसके पास होता है, सिर्फ और सिर्फ टेम्पोरल के पास, जो अपना फ्रंटल वाला लोब होता है वहां पे होता है, टेम्पोरल कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे वोलेंट्रिक एक्टिविटीज आती हैं मोटर न्यूरॉन्स के अंदर, और यहाँ पे जंक्शन, ये मसल्स है मान लीजिए हमारी, ठीक है, और मसल्स के पास ये सिनेप्टिक नोब से, मान लीजिए सिनेप्टिक नोब से, और इसको मस्कुलर जंक्शन बोलेंगे। न्यूरो
मस्कुलर जंक्शन, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का फॉर्मेशन हुआ। मोटर न्यूरॉन्स आए, मोटर न्यूरॉन्स क्या लेके आए, जो भी एक्टिविटीज थी, वॉलेंट्रिक एक्टिविटीज थी, उसको लेके आए न्यूरोमस्कुलर के अंदर। अब न्यूरोमस्कुलर और सिनेप्टिक नोब के बारे में हम पढ़ेंगे। ये एक्सॉन्स टर्मिनल से एक्सॉन नोब्स थे। न्यूरल इंपल्स आया है, ये हमारा एक सिनेप्टिक नोब हो गया, ठीक है। ये हमारे वेसल्स हो गए, ये एक्सॉन हो गया, ये एक्सॉन टर्मिनल भी बोलेंगे इसे। एक्सॉन टर्मिनल हो गया, ये हम जानते हैं। इसके पास क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। इधर से इंपल्स आया, ये हम जानते हैं। जब इन इंपल्स यहां तक पहुंचता है तो हम ये जानते हैं क्या होता है कि कैल्शियम +2 का इन्फ्लक्स, कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा, कैल्शियम की चैनल्स ओपन हो जाएंगी। ये कैल्शियम चैनल्स है, कैल्शियम चैनल्स है, कैल्शियम ओपन होंगी। ये हमारा मान लीजिए मसल्स का, ये हमारा जो है प्री सिनेप्टिक, प्री सिनेप्टिक नोब, पोस्ट न्यूरोमस्कुलर, मस्कुलर, ये वाला जो स्पेस जो है वो क्लेफ्ट हो गया, सिनेप्टिक क्लेफ्ट हो गया, ठीक है। कैल्शियम आया, कैल्शियम ने बाइंड किया किसके साथ, न्यूरोट्रांसमीटर के साथ। न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो टर्मिनल्स की तरफ गया, प्री सिनेप्टिक नोब्स की तरफ गए। यहाँ पे क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, एक्सोसाइटोसिस। ये क्या हो गया, एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस हो गया किसका, न्यूरोट्रांसमीटर का। न्यूरोट्रांसमीटर का एसिटाइलकोलिन, किसका हुआ, एसिटाइलकोलिन का न्यूरोट्रांसमीटर है। एसिटाइलकोलिन क्या है, एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है। कैल्शियम जब इंपल्स आया, समझिएगा, इंपल्स आया, इंपल्स ने क्या किया,
इम्पल्स जब टर्मिनल्स तक आएगा, एक्सोन के टर्मिनल्स तक आएगा और सिनेप्टिक नोड के पास आएगा, कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाएंगी, कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम का जैसे इन्फ्लक्स होगा, कैल्शियम बाइंड करेगी किसके साथ, न्यूरोट्रांसमीटर के साथ। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर के साथ बाइंड करके और उसे किसकी तरफ ले जाएगी, प्री सिनेप्टिक नोड की तरफ, वहां तक उसे लेके जाएगी और यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस होगा। एक्सोसाइटोसिस की वजह से जो इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है, कौन सा है, एसिटाइलकोलिन, ACH शायद लिखा जाता है, एब्रिविएशन इसका क्या होता है, एसिटाइलकोलिन। ठीक है, तो एसिटाइलकोलिन का क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस होगा। एक्सोसाइटोसिस होते ही यह जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है हमारा, उसके अंदर प्रेजेंट होगा क्या। अब हम आगे का स्ट्रक्चर बनाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर के साथ कैसे इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, ये इंपल्स आया है मोटर न्यूरॉन्स के जरिए, कौन किसके जरिए, मोटर, वोलेंट्री एक्टिविटीज है ना, इस वजह से। अब हम मसल्स का जंक्शन बनाएंगे। इंपल्स को तो हमने सिनेप्टिक क्लेफ्ट में डाल दिया है, अब हम देखते हैं मसल्स के अंदर क्या होगा, मसल्स के अंदर क्या चेंजेस आएंगे। ये हमारा एक मसल्स, ठीक है, और हम जानते हैं इंपल्स आने से पहले ये किस कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, -70 मिलीवोल्ट का मिलीवोल्ट है। ठीक है, और जब यहां से छोटा सा बनाएंगे, यहां से क्या था, ये न्यूरोट्रांसमीटर था और उसका एक्सोसाइटोसिस हुआ है। यहां पे क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर उसका एक्सोसाइटोसिस हो गया है। ये क्या हुआ है, एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस हुआ है न्यूरोट्रांसमीटर का। यहां पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, मसल्स के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। किसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स के। ठीक है, जब इंपल्स आया है किसके अंदर, और ये स्पेस कौन सा है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट है। सिनेप्टिक क्लेफ्ट है हमारा, ये हम जानते हैं। और यहां पे क्या प्रेजेंट है, न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है। ये जैसे ही एक्सोसाइटोसिस हुआ, न्यूरोट्रांसमीटर किसके साथ बाइंड हो गए, अपने अपने, ये क्या है, रिसेप्टर्स, क्या है, रिसेप्टर्स है। ये रिसीव करेंगे, किसको रिसीव करेंगे, जो भी इंपल्स आया है और न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे रिलीज हुए हैं। इसने क्या किया, इंपल्स को रिसीव किया। जैसे ही इंपल्स को रिसीव किया, अब ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चेंज होगा। इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे सोडियम का, हम ये जानते हैं जैसे ही इंपल्स आएगा तो इंपल्स आते ही किसका इन्फ्लक्स होता है, सोडियम का, Na+ का इन्फ्लक्स होगा। क्या होगा, सोडियम प्लस का इन्फ्लक्स होगा। सोडियम इसके अंदर आने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे सोडियम आ रहे हैं। यहाँ पे हम एक चीज और बता दें, यहाँ पे रिजर्वायर है किसका, कैल्शियम का। कैल्शियम +2 का रिजर्वायर है जिसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका रिजर्वायर है? स्टोर करके रखता है किसको? कैल्शियम को। हमें यहां तक इंपल्स पहुंचाना है, इसके लिए टी वेव, इसको क्या बोलते हैं? टी। ये टी शेप में है ना, इस वजह से टी वेव बोल दिया जाता है। टी टिब्यूल्स बोलते हैं, सॉरी टी वेव याद आ गया। टी टिब्यूल्स, ठीक है। तो इंपल्स यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए, न्यूरोट्रांसमीटर किसके साथ बाइंड हुए? अपने रिसेप्टर के साथ। जैसे ही रिसेप्टर के साथ बाइंड होंगे, सोडियम का इन्फ्लक्स स्टार्ट हो जाएगा। सोडियम जैसे ही अंदर आएगा, जो नेगेटिव चार्जेस थे वो किस में कन्वर्ट होने लगेंगे? पॉजिटिव में, ठीक है, पॉजिटिव में कन्वर्ट होने लगेंगे। इंपल्स जो है वो जनरेट हो चुका है। यह क्या हो गया? अब मसल्स जो पहले पोलराइज्ड था, अब ये क्या हो गया? डीपोलराइज्ड। क्या हो गया? मसल्स क्या हो गए? डिपोलराइज्ड हो गए। डिपोलराइज्ड होते ही ये पॉजिटिव हो गए, जितने नेगेटिव चार्जेस थे वो क्या हो गए? पॉजिटिव हो गए। और इसमें थोड़ा सा पहले जैसे ही ये पॉजिटिव हुए तो साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम को लगा ऐसा हीट शॉक कहां से आया, ठीक है। इसके वजह से ये क्या करेगा? कैल्शियम का इफ्लक्स कर देगा, कैल्शियम को बाहर निकाल देगा, कैल्शियम को क्या करेगा? बाहर रिलीज कर देगा। अब हम आगे का स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहां तक समझ आ गया होगा आप लोग को। हुआ क्या है, हमने देखा क्या, एक इंपल्स आया था। इंपल्स आया था मोटर न्यूरॉन्स के जरिए, मोटर न्यूरॉन्स के जरिए इंपल्स आया था यहाँ पे। और सिनेप्टिक नोब के अंदर, सिनेप्टिक नोब्स के पास वेसल्स पाई जाती है। वेसल्स के अंदर एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जो कि इंपल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का कार्य करते हैं। अब न्यूरोट्रांसमीटर ने क्या किया? उस वेसल जैसे ही यहां तक आया, कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ। कैल्शियम का इन्फ्लक्स होने की वजह से कैल्शियम बाइंड हुआ वेसल्स के साथ, न्यूरो वेसल्स के साथ। और वेसल्स का क्या हो गया? एक्सोसाइटोसिस हुआ। वेसल्स रिलीज हो गए सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर, उन्होंने अपना न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर दिया। रिलीज होने के बाद वो न्यूरोट्रांसमीटर मसल्स के रिसेप्टर के साथ न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के पास रिलीज हुए। रिलीज होने के बाद जो मस्कुलर जंक्शंस थे वहां पे क्या पाए जा रहे थे? रिसेप्टर्स पाए जा रहे थे। रिसेप्टर्स ने क्या किया? न्यूरोट्रांसमीटर को पकड़ लिया, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर उस पे जाके चिपक गए। उसके बाद क्या हुआ? इन्फ्लक्स हो गया। जैसे ही ये पहले से नेगेटिव चार्ज थे, मसल्स कैसा था? पोलराइज्ड कंडीशन में था। पोलराइज्ड कंडीशन में -70 मिलीवोल्ट का पावर देखने को मिलता है, और ये नेगेटिव चार्ज था। नेगेटिव से ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। नेगेटिव से क्या कन्वर्ट हुआ? पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ। तो कैसे कन्वर्ट हुआ? क्योंकि सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ। जैसे ही सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ, नेगेटिव जो है पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, और जो टी टिब्यूल्स थे, टी टिब्यूल्स पेनिट्रेट करते हैं नीचे तक। अगर टी टिब्यूल्स ना प्रेजेंट हो तो जो नर्व इंपल्स आएगा वो ऊपर ही ऊपर ट्रांसफर कर जाएगा। मसल्स के अंदर पेनिट्रेशन नहीं देखने को मिल पाएगा। मसल्स को पता ही नहीं चलेगा कि कोई इंपल्स आया भी था। तो मसल्स को कब पता चलेगा? जब ये टी टिब्यूल्स रहेंगे, ये ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देते हैं, और एक ग्रूव की वजह से क्या होता है? ये भी नेगेटिव चार्ज रहते हैं। जैसे ही इंपल्स आता है इन्हें भी पता चलता है, और तब जाके साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है यहाँ पे, जो कि कैल्शियम का रिजर्वायर है, इससे पता चलता है कि हाँ कोई एक्टिविटी देखने को मिली है मसल्स के अंदर। अब ये साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम को रिलीज करेगा। यही कैल्शियम जो है जाके जो थिन फिलामेंट्स थे, जहां पे ट्रोपोनिन के पास कैल्शियम बाइंडिंग साइट था, उसके साथ बाइंड करेगा, ठीक है। जिसकी वजह से कॉन्फ़िगरेशन पूरा चेंज हो जाएगा। किसका? थिन फिलामेंट्स का। हम देखते हैं आगे। अब हम क्या देखते हैं कि इंपल्स तो आ गया साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। अब हम एक बड़ा सा साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही सब कुछ देखेंगे। ये टिट्यूब्यूल्स थे, पूरा बड़ा सा बना देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या देखने को मिला था? तो सॉरी, दूसरा यूज करते हैं, पूरा रेड वेड हो जाएगा ना। ये हमारे थिन फिलामेंट्स,
थिन फिलामेंट्स थे, ये हमें याद है, ठीक है। इसके ऊपर हमने रैपिंग की थी, सिंगल रैपिंग करके बताते हैं, सिंगल रैपिंग करके बताते हैं। ये क्या था हमारा, ट्रोपोमाइसिन, डबल स्ट्रैंडेड होता है, आप लोग को तो पता है। ट्रोपोमाइसिन था, ये क्या था, एफ एक्टिन, फिलामेंटस एक्टिन, ठीक है। और इस पे ऊपर क्लिप लाइक स्ट्रक्चर्स किसकी देखने को मिली थी, और इसके पास वैसे तो क्या देखने को मिला था, इसके पास जो है क्या है, मायोसिन बाइंडिंग साइट, क्या देखने को मिला था, मायोसिन बाइंडिंग साइट देखने को मिला था, ठीक है। ट्रोपोमाइसिन है, और ट्रोपोमाइसिन के पास ही 3 सब यूनिट्स और देखने को मिलती है, ठीक है। एक होती है कैल्शियम +2 बाइंडिंग साइट, क्या देखने को मिला था, कैल्शियम बाइंडिंग साइट। सेकेंड जो होती है मायोसिन इनहिबिटरी, मायोसिन इनहिबिटरी, और थर्ड जो होती है ट्रोपोमाइसिन बाइंडिंग। ये बाइंड करके रखती है किससे, ट्रोपोमाइसिन से, जिसकी वजह से कॉन्फ़िगरेशन अभी तक चेंज नहीं हुआ है। और हमें क्या करना है कि एफ एक्टिन से, थिन फिलामेंट से हमें ट्रोपोमाइसिन को घिसकाना है। किस लिए घिसकाना है, क्योंकि उसके जस्ट नीचे क्या देखने को मिलता है, मायोसिन बाइंडिंग साइट। मायोसिन बाइंडिंग साइट को हमें फ्री करना है एक्टिन के अंदर, ताकि मायोसिन उससे आके जुड़ सके। इसके लिए हमने क्या किया, यहां पे हमने किसको रखा था, साइकोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां पे आपको याद होगा क्या हुआ था, साइकोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या है हमारा, एसआर, ठीक है, साइकोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और इसके पास क्या है, कैल्शियम का भरमार है, इसने कैल्शियम को रिलीज किया, क्या किया, कैल्शियम को रिलीज किया अपने साइटोप्लाज्मा में, ठीक है, साइटोप्लाज्मा में रिलीज किया किसको, कैल्शियम को। ये कैल्शियम जो है, जो कैल्शियम बाइंडिंग साइट है उसके साथ आके कैल्शियम बाइंड हो गया। कैल्शियम किसके साथ बाइंड हो गया, ट्रोपोनिन के। ये क्या है हमारा, ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन है, और ट्रोपोनिन से कैल्शियम आके बाइंड हुआ। जैसे ही कैल्शियम बाइंड होगा, जैसे ही कैल्शियम बाइंड होगा, जो कॉन्फ़िगरेशन है, यहां पे लिखते हैं कैल्शियम बाइंड with troponin, then configuration will change, or structure will change. So troponin not act as clip, ठीक है, क्लिप की तरह काम करना बंद कर देगा। देन मायोसिन, ट्रोपोमाइसिन is displaced for their position. From their position. समझ में आया, कुछ नहीं हुआ, कैल्शियम बाइंड हुआ किसके साथ, ट्रोपोनिन के साथ। ट्रोपोनिन कैल्शियम के पास एक साइट है, बताए थे कैल्शियम बाइंडिंग साइट है, कैल्शियम के साथ बाइंड हुआ साइकोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। क्यों बाइंड हुआ, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर इंपल्स आया था, और इंपल्स जो है पेनिट्रेट करता है टी ट्यूब्यूल्स के जरिए। ये क्या है, टी ट्यूब्यूल्स, इसको याद करना है, टी ट्यूब्यूल्स,
टी ट्यूब्यूल्स के जरिए ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए थे, तो उसका कलर यूज करते हैं, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए थे। किसकी वजह से? तो सोडियम के इन्फ्लक्स की वजह से। किसकी वजह से? सोडियम के इन्फ्लक्स की वजह से। सोडियम का इन्फ्लक्स क्यों हुआ? क्योंकि रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे। कहां पे प्रेजेंट थे? मसल्स के पास, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के पास। मसल्स के पास क्या प्रेजेंट थे? रिसेप्टर प्रेजेंट थे। किसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे? न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर प्रेजेंट थे। न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है? एसिटाइलकोलिन। ठीक है, याद रखना है। एसिटाइलकोलिन की वजह से क्या हुआ कि एक्सोसाइटोसिस हुआ, सिनेप्टिक वेसल्स के जरिए जो वेसल्स थे उनके अंदर से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए। क्यों रिलीज हुए? इंपल्स आए। इंपल्स आने की वजह से कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ। कैल्शियम का इन्फ्लक्स कहां पे हुआ? सिनेप्टिक वेसल्स, सिनेप्टिक नोड्स के अंदर। सिनेप्टिक नोड्स के अंदर कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ। कैल्शियम बाइंड हुए किसके साथ? न्यूरोट्रांसमीटर के साथ। न्यूरोट्रांसमीटर का एक्सोसाइटोसिस हुआ, न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक क्लेफ्ट में फैल गए। फैलने के बाद रिसेप्टर प्रेजेंट थे कहां पे? मसल्स के पास। मसल्स ने उन न्यूरोट्रांसमीटर को अपने साथ बाइंड किया। बाइंड करने की वजह से क्या हुआ? Na जो है, Na का इन्फ्लक्स हो जाता है। Na का इन्फ्लक्स हो गया, नेगेटिव चार्जेस जो पोलराइज्ड कंडीशन में थे वो डिपोलराइज्ड हो गई। मसल सब किस में कन्वर्ट हो गई? डिपोलराइज्ड में हो गई। मसल्स का डिपोलराइजेशन की वजह से क्या हुआ? मसल्स जैसे ही डिपोलराइज होती है तो टी ट्यूब्यूल्स जो होता है वो जस्ट प्रेजेंट होता है कहां तक? जहां तक कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा? कैल्शियम का रिजर्वायर था, उसने कैल्शियम का रिलीज कर दिया। कैल्शियम को जैसे ही रिलीज किया, कैल्शियम जो साइटोप्लाज्म है उसमें फैल गया। और यहाँ पे क्या थे? पहले से F18 प्रेजेंट था। F18 प्रेजेंट था किसके साथ बाइंड करने के लिए? कैल्शियम के पास बाइंड करने के लिए, क्योंकि F18 डबल स्टैंडर्ड होता है और इसके ऊपर ट्रोपोमाइसिन की लेयरिंग पाई जाती है और ट्रोपोमाइसिन इसको रैप करता है, पकड़ के रखता है ताकि मायोसिन जो है बाइंड ना कर सके इससे। ठीक है, तो इसके लिए इसके ऊपर क्लिप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है ट्रोपोनिन का। ट्रोपोनिन 3 सब यूनिट से बनता है। एक बोलते हैं कैल्शियम बाइंडिंग साइट, दूसरा होता है मायोसिन इनहिबिटर और तीसरा होता है ट्रोपोमाइसिन बाइंडिंग। ट्रोपोमाइसिन बाइंडिंग की वजह से ट्रोपोमाइसिन से बाइंड करके रखता है कौन? ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन तब तक बाइंड करके रखे जब तक बाइंड रहेगा, तब तक एक्टिन जो है मायोसिन का जो बाइंडिंग साइट है वो फ्री नहीं होगा। जब तक फ्री नहीं होगा मायोसिन इससे बाइंड नहीं करेगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब कैल्शियम यहां से जो रिलीज हुआ था वो कैल्शियम अटैच होगा ट्रोपोनिन के कैल्शियम के साथ। जैसे ही बाइंड करेगा कॉन्फ़िगरेशन पूरा चेंज हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, मायोसिन ट्रोपोमायोसिन भी जो है वहां से घिसक लेगा। घिसकने की वजह से क्या होगा? जब डिस्प्लेस हो जाएगा ट्रोपोमायोसिन तो अब जो बाइंडिंग साइट है किसकी? मायोसिन बाइंडिंग साइट है, अब फ्री कर दिया हमने, मायोसिन बाइंडिंग साइट को फ्री कर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे का। अब हम एक बार एक्टिन को भी, मायोसिन को सॉरी, उसके वहां पे जो एक्टिन का बाइंडिंग साइट है उसे फ्री करते हैं। वो कब फ्री होगा? देखिए, अब देखिए ये क्या है? मायोसिन। लास्ट स्टेज चल रहा है, समझ लीजिए। ये हेड है, क्या है? हेड रीजन है। किसका? मायोसिन में हेड देखने को मिला था। ठीक है, क्लॉस आर्म फॉर्मेशन होने की वजह से याद आया, HMM, LLM, लाइट मीरोमाइसिन्स एंड हैवी मीरोमाइसिन्स। हैवी मीरोमाइसिन्स कॉइल होके और उसके बाद से क्रॉस आर्म के पास क्या बनाते हैं? यहां पे हमें क्या देखने को मिला था? ATP प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? ATP प्रेजेंट है। और जब तक ATP प्रेजेंट है, हमने ये कहा है, जब तक ATP प्रेजेंट है, जो यहाँ पे बाइंडिंग साइट है, किसकी बाइंडिंग साइट है? एक्टिन बाइंडिंग साइट। ये फ्री नहीं होगा जब तक ATP है, तो हमें इसमें से ATP को रिमूव करना है, वो आवश्यक है। और यहां पे हम क्या देखते हैं? ये आके बैठे हुए हैं वहां से जुड़ने के लिए। ठीक है,
ये जुड़ने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन ये तब तक नहीं जुड़ सकते हैं, तब तक नहीं जुड़ सकते हैं जब तक यहाँ पे एटीपी प्रेजेंट है। और हम ये बात जानते हैं अच्छे से कि एटीपी को तोड़ने के लिए हमारे पास एटीपीएज एंजाइम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? एटीपीएज एंजाइम प्रेजेंट है। एटीपीएज एंजाइम की प्रेजेंस में अब देखिए अगला स्ट्रक्चर क्या फॉर्मेशन होगा, यही पे बनाते हैं। ये हमारा मायोसिन हो गया, ठीक है। ये हमारा हेड हो गया, हेड रीजन हो गया, तो सर छोटा बन गया, बड़ा बनाते हैं, लिखना भी तो है अंदर, ठीक है। एटीपी हो गया और एक मिनट कौन सा कलर है, ग्रे। ये कन्वर्ट हो गया किसमें? एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। किसमें कन्वर्ट हो गया? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, ठीक है। समझ में? इसको हमने फ्री कर दिया है टोपोमायोसिन से, ठीक है। और एटीपी को हमने कन्वर्ट कर दिया एटीपीएज एंजाइम के प्रेजेंस में, किसमें? एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की कन्वर्ट कर दिया। अब हमारा जो था, जो हमारा ये क्या था, एक्टिन, एक्टिन भैया फ्री हो गए और एक्टिन आके यहाँ पे जुड़ जाएंगे, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? इस जोड़ने को क्या नाम दिया जाता है? क्रॉस ब्रिज। इस जोड़ने को क्या बोलते हैं? क्रॉस ब्रिज। अभी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ है, अभी मत जुड़ा हुआ है। अब यहां से हम देखते हैं फिर से, क्या हुआ? एक्टिन बाइंडिंग साइट था यहाँ पे, अभी तक नहीं जुड़ पा रहा है एक्टिन, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एटीपी प्रेजेंट है। लेकिन ये इसी हेड रीजन पे क्या है? एटीपेज एंजाइम पे है। एटीपेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होगा? एडीपी और एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट होने के बाद ये क्रॉस ब्रिज हो गया, जुड़ गए, दोनों ज्वाइंट हो गए। कौन कौन से? एक्टिन और हेड। ये क्या है? हेड रीजन है। किसका? मायोसिन का, मायोसिन का है। ये क्या है? मायोसिन, मायोसिन है। अगर देखा जाए तो मायोसिन का टेल रीजन है, ठीक है। और ये क्या है? एक्टिन है। ये क्या है? एक्टिन है। जुड़ गया। ये हो गया हमारा। अब इसमें से जो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है, यह बाहर निकलेंगे। और यहाँ पे ऑलरेडी क्या कनेक्टेड है? मायोसिन हमारा कनेक्टेड, एक्टिन कनेक्टेड है। क्या कनेक्टेड है? एक्टिन पे कनेक्टेड है। अब एडीपी, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट removed from
हेड। हेड रीजन से क्या निकलेंगे, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिमूव होंगे। जैसे ही रिमूव होंगे यहाँ पे पावर स्टॉक लगेगा। क्या लगेगा, पावर स्टॉक। पावर स्टॉक होगा। पावर स्टॉक देखिए कैसे होगा, ठीक है, ये हमारा माइसिन हो गया, ये हमारा हेड हो गया, उसी पोजीशन पे है, ये हमारा हेड हो गया, और इससे क्या निकल चुके हैं, एटीपी, एडीपी सॉरी, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल चुके हैं, बाहर निकल चुके हैं। और इससे क्या कनेक्ट था पहले, माइसिन, ये हमारा माइसिन प्रेजेंट था, ठीक है, माइसिन प्रेजेंट था, पावर स्टॉक लगा, एडीपी और एटीपी जैसे ही निकलेगा, हेड जो है एक हिंज मारेगा। क्या करेगा, हिंज, हिंज को बोलते हैं पावर स्टॉक। हिंज मतलब झटका, एक झटका लगेगा, और झटके की वजह से क्या होगा, जो ये हमारा हेड रीजन है ये टिल्ट हो जाएगा आगे की तरफ, ठीक है। अब इसका जो न्यू पोजीशन होगा हेड का, पॉइंट तो वही रहेगा, जुड़ा तो वहीं से रहेगा, लेकिन ये जो है न्यू पोजीशन है, किसका, हेड का, जिसके वजह से डिस्प्लेसमेंट हो गया हेड रीजन का। हेड रीजन में हमने बताया था ना, सिर्फ हेड जो है डिस्प्लेस करता है, हेड का डिस्प्लेस्ड हो गया, डी लिख देते हैं, सिर्फ डिस्प्लेस्ड हो गया। हेड जो है इस पोजीशन से इस पोजीशन को चेंज कर गया, किस वजह से, पावर स्टॉक की वजह से, इसको बोलते हैं पावर स्टॉक। पावर स्टॉक क्यों आया, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को बाहर निकलने की वजह से। कहां से बाहर निकलने की वजह से, हेड रीजन से। हेड रीजन से जैसे ही एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकलेंगे, जैसे ही बाहर निकलेंगे पावर स्टॉक लगेगा, एक प्रेशर, एक हिंज लगेगा, एक झटका लगेगा हेड रीजन में। हेड जो है झटका मारेगा और आगे की तरफ टिल्ट होगा। हेड जो है अपने पोजीशन से तो ज्वाइन था, तो वो बस टिल्ट करेगा, लेकिन जो मायोसिन, जो एक्टिन वाला जो फिलामेंट है, अब उसकी न्यू पोजीशनिंग कहां आ गई, यहां आ गई, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट देखिए कितना देखने को मिला, इतना, ठीक है। तो ये क्या था, एक्टिन, एक्टिन डिस्प्लेस्ड हो गया, अपनी पूरी पोजीशन को ही एक्टिन ने चेंज कर दिया। एक्टिन जो यहां था वो यहां चला गया, लेकिन मायोसिन के अंदर देखिए, मायोसिन का जो मेन पार्ट है, जो हैवी पार्ट, जो एलएमएम जो वाला जो रीजन था, जो उसका टेल वाला रीजन था, सिर्फ हेड रीजन, सिर्फ हेड, हेड जो है सिर्फ झटका मारता है, सिर्फ हेड में झटका आता है, ना कि पूरे मायोसिन के अंदर। इस वजह से मायोसिन को हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल है, उसके अंदर कॉन्ट्रेक्शन देखने को मिलता है, उसका सिर्फ हेड जो है अपना हल्का सा झटका मारता है। लेकिन एक्टिन को देखिए, एक्टिन पूरा डिस्प्लेस्ड कर जाता है एक्टिन के अंदर, इसलिए कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन में एक्टिन को रखा जाता है, क्योंकि ये पूरा कॉन्ट्रेक्शन करता है। पूरा कॉन्ट्रेक्शन किसके ऊपर बेस्ड रहता है, एक्टिन के ऊपर। ये सिर्फ और सिर्फ मायोसिन का जो पूरा पार्ट था, सिर्फ हेड रीजन के अंदर डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है। जो उसका मेन पार्ट है एचएमएम और एलएमएम का, उसके अंदर कोई चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं, सिर्फ हेड रीजन के अंदर ही देखने को मिला। क्या, तो हेड ने हल्का सा टिल्ट किया, और पावर स्टॉक की वजह से एडीपी और एपी के निकलने की वजह से। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा, एटीपी यहां पे था, एटीपी जब तक है एक्टिन बाइंडिंग साइट फ्री नहीं होगा, एक्टिन नहीं जुड़ सकता है, हमें एटीपी को निकालना है। एटीपीएस एंजाइम की प्रेजेंस पे हमने एटीपी को एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया, एटीपी जुड़ गया, इसको क्रॉस ब्रिज कहा जाता है। क्रॉस ब्रिज बनने के बाद क्या हुआ, एटीपी को हम रिमूव कर देंगे हेड रीजन से। जैसे ही एटीपी रिमूव होगा, जैसे ही एटीपी रिमूव होगा, एक पावर स्टॉक जनरेट होगा, एक हिंज होगा, ऐसा लगेगा हेड वाले रीजन को, ये क्या हो गया, झटका वो मारेगा, एक झटका मारेगा, उस झटके की वजह से क्या होगा, एटीपी जो हेड वाला रीजन है वो थोड़ा सा टिल्ट कर जाएगा आगे की तरफ, ठीक है। जैसे ही आगे की तरफ टिल्ट करेगा, तो इसके वजह से क्या होगा, जो मसल्स एक्टिन फिलामेंट्स थे वह भी हल्का सा टिल्ट करेंगे, आगे की तरफ मूव करेंगे। तो ये था मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का पूरा
मसल्स कॉन्ट्रेक्शन हमने देख लिया। अब कॉन्ट्रेक्शन हो गया मसल्स के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक्टिन फिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्टिन के अंदर ही देखने को मिलता है। अब एक बार हम ऐसे भी देख लेते हैं। आशा करते हैं ये टॉपिक आप लोग को समझ आएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा, ठीक है। और ये चैप्टर, ये टॉपिक जो है अभी कवर हो गया है, और अगला टॉपिक जो भी हमें मिलेगा वो हम पढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।